चलिए हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन 2.3 को डिस्कस कर लेते हैं। बताइए, एक सिनर्जिड में प्रवेश करने के बाद पोलन ट्यूब द्वारा सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में कितने मेल गैमेट्स छोड़ दिए जाते हैं? जी हाँ, आफ्टर इंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स द पोलन ट्यूब रिलीज करता है द टू मेल गैमेट्स को इनटू द साइटोप्लाज्म। एक सिनर्जिड में प्रवेश करने के बाद पोलन ट्यूब द्वारा सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमेट छोड़ दिए जाते हैं। बताइए, इनमें एक मेल गैमेट किधर की ओर जाकर किससे फ्यूज करता है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जी हाँ, एक सिनर्जिड में प्रवेश करने के बाद पोलन ट्यूब द्वारा सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमेट छोड़ दिए जाते हैं। इनमें से एक मेल गैमेट एग सेल की ओर जाकर उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है तथा इस प्रोसेस को सिंगैमी कहा जाता है। एक सिनर्जिड में प्रवेश करने के बाद पोलन ट्यूब द्वारा सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमेट छोड़ दिए जाते हैं। इनमें से एक मेल गैमेट एग सेल की ओर जाकर उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है तथा इस प्रोसेस को सिंगैमी कहा जाता है। बताइए, सिंगैमी किसको कहा जाता है? जी हाँ, एक सिनर्जिड में प्रवेश करने के बाद पोलन ट्यूब द्वारा सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमेट छोड़ दिए जाते हैं। इनमें से एक मेल गैमेट एग सेल की ओर जाकर उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। इस प्रोसेस को सिंगैमी कहा जाता है। जी हाँ, एक सिनर्जिड में प्रवेश करने के बाद पोलन ट्यूब द्वारा सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमेट छोड़ दिए जाते हैं। इनमें से एक मेल गैमेट एग सेल की ओर जाकर उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। इस प्रोसेस को सिंगैमी कहा जाता है। बताइए, सिंगैमी के परिणाम स्वरूप किसकी रचना होती है? जी हाँ, सिंगैमी के परिणाम स्वरूप डिप्लॉइड शेल जाइगोट की रचना होती है। जी हाँ, सिंगैमी के परिणाम स्वरूप डिप्लॉइड शेल जाइगोट की रचना होती है। दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल में स्थित 2 पोलर न्यूक्लियाई की ओर जाकर दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप डिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि पिन बन जाता है। दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल में स्थित 2 पोलर न्यूक्लियाई की ओर जाकर दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप डिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि पिन बन जाता है। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 2.13 ए का। बताइए, ए किसको शो कर रहा है? जी हाँ, फिगर 2.13 ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो शैक शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि पीईएन को शो कर रहा है। बताइए, क्या आपको फर्टिलाइज एम्ब्रियो शेक शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेट इज पीईएन में डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स की लेबलिंग दिख रही है? जाइगोट 2n की, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी कि पीईसी की, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि 3n-PEN की, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स की, नेक्स्ट जाइगोट की फिगर, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो की, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो की। क्या आपको हार्ट शेप एम्ब्रियो में सस्पेंसर की लेबलिंग दिख रही है?
रेडिकल की, कोटिलीडन की, प्लीम्यूल की। चलिए फिर से बताइए, क्या आपको फर्टिलाइज एम्ब्रियो शेक स्विंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेट इज पीईएन में डीजेनरेटिंग सिनर्जेट्स की लेवलिंग दिख रही है? जाइगोट टू एन की, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी कि पीईसी की, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि 3NPEN की, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स की, नेक्स्ट जाइगोट की फिगर, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो की, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो की। क्या आपको हार्ट शेप एम्ब्रियो में सस्पेंसर की लेबलिंग दिख रही है? रेडिकल की, कोटिलीडन की, प्लीम्यूल की। चलिए फिर से बताइए, क्या आपको फर्टिलाइज एम्ब्रियो शेक स्विंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेट इज पीईएन में डीजेनरेटिंग सिनर्जेट्स की लेबलिंग दिख रही है? जाइगोट टू एन की, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी कि पीईसी की, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि 3NPEN की, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स की, नेक्स्ट जाइगोट की फिगर, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो की, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो की। क्या आपको हार्ट शेप एम्ब्रियो में सस्पेंसर की लेबलिंग दिख रही है? रेडिकल की, कोटिलीडन की, प्लीम्यूल की। चलिए अब माइंड कैप्चर कीजिए। बी, स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन अ डाइकोट शोन इन ए रिड्यूस्ड साइज एज कंपेयर टू ए। बताइए, स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट में क्या आपको जाइगोट दिख रही है? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में सस्पेंसर की लेबलिंग, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में रेडिकल की लेबलिंग, कोटिलीडन की लेबलिंग, प्लीम्यूल की लेबलिंग। फिर से बताइए, स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट में क्या आपको जाइगोट दिख रही है? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में सस्पेंसर की लेबलिंग, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में रेडिकल की लेबलिंग, कोटिलीडन की लेबलिंग, प्लीम्यूल की लेबलिंग। फिर से बताइए, स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट में क्या आपको जाइगोट दिख रही है? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में सस्पेंसर की लेबलिंग, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में रेडिकल की लेबलिंग, कोटिलीडन की लेबलिंग, प्लीम्यूल की लेबलिंग। बताइए, ट्रिपल फ्यूजन किसको कहते हैं?
जी हाँ, एक सिनर्जिड में प्रवेश करने के बाद पोलन ट्यूब द्वारा सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में दो मेल गैमेट छोड़ दिए जाते हैं। इनमें से एक मेल गैमेट एग सेल की ओर जाकर उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है तथा इस प्रोसेस को सिंगैमी कहा जाता है। सिंगैमी के परिणाम स्वरूप डिप्लॉइड सेल जाइगोट की रचना होती है। दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल में उपस्थित दो पोलर न्यूक्लियाई की ओर जाकर दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रिप्लोइड यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि पेन बन जाता है। ट्रिपल फ्यूजन में 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई के मध्य फ्यूजन होता है, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन किसको कहा जाता है? जी हाँ, एम्ब्रियो शेक में 2 प्रकार के फ्यूजन सिंगैमे तथा ट्रिपल फ्यूजन होते हैं, इसलिए इस इवेंट को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जी हाँ, एम्ब्रियो शेक में 2 प्रकार के फ्यूजन सिंगैमे तथा ट्रिपल फ्यूजन होते हैं, इसलिए इस इवेंट को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्या डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट की एक यूनिक इवेंट है? जी हाँ, डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट की एक यूनिक इवेंट है। जी हाँ, डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट की एक यूनिक इवेंट है। बताइए, सेंट्रल सेल किस फ्यूजन के बाद प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स कहलाती है तथा यह किस में डेवलप हो जाती है? जी हाँ, सेंट्रल सेल ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल कहलाती है तथा यह इंडोस्पर्म में डेवलप हो जाती है। जी हाँ, सेंट्रल सेल ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल कहलाती है तथा यह इंडोस्पर्म में डेवलप हो जाती है। बताइए, किससे एम्ब्रियो डेवलप होता है? जी हाँ, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है। जी हाँ, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है। अब रिवाइज कीजिए 2.4 पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स को। बताइए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जी हाँ, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद की इवेंट्स जैसे इंडोस्पर्म तथा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ओव्यूल का सीड में परिवर्तन तथा ओवरी से फ्रूट का बनना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। जी हाँ, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद की इवेंट्स जैसे इंडोस्पर्म तथा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ओव्यूल का सीड में परिवर्तन तथा ओवरी से फ्रूट का बनना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। रिवाइज कीजिए 4.2.1 इंडोस्पर्म को। बताइए, कौन ट्रिप्लोइड इंडोस्पर्म टिश्यू बनाती है? जी हाँ, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बड़ी तेजी से डिवाइड करके ट्रिप्लोइड इंडोस्पर्म टिश्यू बनाती है। जी हाँ, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बड़ी तेजी से डिवाइड करके ट्रिप्लोइड इंडोस्पर्म टिश्यू बनाती है। बताइए, क्या इंडोस्पर्म टिश्यू की सेल में रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है? जी हाँ, इंडोस्पर्म टिश्यू की सेल में रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। जी हाँ, इंडोस्पर्म टिश्यू की सेल में रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है।
बताइए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कौन कहलाती है? जी हाँ, मोस्ट कॉमन टाइप के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में पिन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं और इससे फ्री न्यूक्लियाई उत्पन्न होते हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की यह स्टेज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाती है। जी हाँ, मोस्ट कॉमन टाइप के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में पिन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं और इससे फ्री न्यूक्लियाई उत्पन्न होते हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की यह स्टेज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाती है और इसके बाद सेल वॉल बनाती है तथा एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाता है। जी हाँ, इसके बाद सेल वॉल बनाती है तथा एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाता है। बताइए क्या सेलुलराइजेशन से बनने वाले फ्री न्यूक्लियाई की संख्या बहुत अधिक वैरी करती है? जी हाँ, सेलुलराइजेशन से पहले बनने वाले फ्री न्यूक्लियाई की संख्या बहुत अधिक वैरी करती है। जी हाँ, सेलुलराइजेशन से पहले बनने वाले फ्री न्यूक्लियाई की संख्या बहुत अधिक वैरी करती है। कोकोनट वाटर से तो आप परिचित होंगे। क्या यह कुछ नहीं बल्कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जो कि हजारों न्यूक्लियाई से बना होता है तथा इसके चारों ओर व्हाइट कर्नेल यानी कि सफ़ेद गुद्दा यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म है। जी हाँ, कोकोनट यह कुछ नहीं बल्कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जो कि हजारों न्यूक्लियाई से बना होता है। इसके चारों ओर व्हाइट कर्नल यानी कि सफ़ेद गुदा सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। जी हाँ, कोकोनट यह कुछ नहीं बल्कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जो कि हजारों न्यूक्लियाई से बना होता है। इसके चारों ओर व्हाइट कर्नल यानी कि सफ़ेद गुदा सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। बताइए क्या सीड मैचुरेशन से पहले का एंडोस्पर्म या तो डेवलपिंग एम्ब्रियो द्वारा पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है या फिर यह सीड में बचा रहता है? जी हाँ, सीड मैचुरेशन से पहले का एंडोस्पर्म या तो डेवलपिंग एम्ब्रियो द्वारा पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है या फिर सीड में बचा रहता है। डेवलपिंग एम्ब्रियो द्वारा पूरी तरह से कंज्यूम हो जाने वाले का 3 एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, सीड मैचुरेशन से पहले का एंडोस्पर्म या तो डेवलपिंग एम्ब्रियो द्वारा पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है जैसे कि पी, ग्राउंड नट, बीन्स में होता है या फिर यह सीड में बचा रहता है जैसे कि केस्टर और कोकोनट में होता है और यह इनमें सीड जर्मिनेशन के दौरान कंज्यूम हो जाता है। जी हाँ, बचा रहता है जो वो सीड जर्मिनेशन के दौरान कंज्यूम हो जाता है। जी हाँ, सीड मैचुरेशन से पहले का एंडोस्पर्म या तो डेवलपिंग एम्ब्रियो द्वारा पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है जैसे कि पी, ग्राउंड नट, बीन्स में होता है या फिर यह सीड में बचा रहता है जैसे कि केस्टर और कोकोनट में होता है और यह इनमें सीड जर्मिनेशन के दौरान कंज्यूम हो जाता है। जी हाँ, बचा रहता है जो वो सीड जर्मिनेशन के दौरान कंज्यूम हो जाता है। Find out whether the endosperm is persistent in cereals like wheat, rice and maize or not. रिवाइज कीजिए 2.4.2 एम्ब्रियो को। बताइए एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होता है?
जी हाँ, एम्ब्रियो एम्ब्रियो शैक के माइक्रोपाइलर एंड पर डेवलप होता है जहाँ पर जाइगोट स्थित होता है। जी हाँ, एम्ब्रियो एम्ब्रियो शैक के माइक्रोपाइलर एंड पर डेवलप होता है जहाँ पर जाइगोट स्थित होता है। बताइए, मोस्ट जाइगोट्स कब डिवाइड होते हैं? जी हाँ, मोस्ट जाइगोट तभी डिवाइड होते हैं जब कुछ इंडोएस्पर्म का निश्चित अमाउंट बन जाता है। जी हाँ, मोस्ट जाइगोट तभी डिवाइड होते हैं जब कुछ इंडोस्पर्म का सर्टेन अमाउंट बन जाता है। यह एक एडॉप्टेशन है जिससे डेवलपिंग एम्ब्रियो को सुनिश्चित न्यूट्रिशन मिल सके। जी हाँ, यह एक एडॉप्टेशन है जिससे डेवलपिंग एम्ब्रियो को सुनिश्चित न्यूट्रिशन मिल सके। शेड्स अलग अलग होते हैं लेकिन फिर भी क्या मोनोकोटिलिडन तथा डाइकोटिलिडन में एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियोजेनी की अर्ली स्टेज समान होती है? जी हाँ, शेड्स अलग अलग होते हैं फिर भी मोनोकोटिलिडन तथा डाइकोटिलिडन में एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियोजेनी की अर्ली स्टेज समान होती है। जी हाँ, शेड्स अलग अलग होते हैं फिर भी मोनोकोटिलिडन तथा डाइकोटिलिडन में एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियोजेनी की अर्ली स्टेज समान होती है। फिगर 2.13 में डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो की एम्ब्रियोजेनिक स्टेज को दिखाया गया है। इसको फिर से 20 से 30 बार बनाइए। बताइए, जाइगोट से क्या बनता है और इसके बाद ग्लोब्यूलर हार्ट शेप्ड तथा फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। जी हाँ, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है और इसके बाद ग्लोब्यूलर हार्ट शेप्ड तथा फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। जी हाँ, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है, इसके बाद ग्लोब्यूलर हार्ट शेप्ड तथा फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। चलिए एक टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो का फिगर 2.14 ए का माइंड कैप्चर कीजिए। साथ में इस फिगर को कम से कम 20 से 30 बार बनाइए और फिगर 2.14 में बी एल एस ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास का भी माइंड कैप्चर कीजिए। साथ में इस फिगर को 20 से 30 बार बनाइए। बताइए क्या आपको फिगर 2.14 ए टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो में पोलोम्यूल की लेबलिंग दिख रही है? कोटिलेडन्स की, हाइपोकोटाइल की, रेडिकल की, रूट कैप की। फिर से बताइए कि आपको फिगर 2.14 ए टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो में पोलोम्यूल की लेबलिंग दिख रही है? कोटिलेडन्स की, हाइपोकोटाइल की, रेडिकल की, रूट कैप की। फिर से बताइए कि आपको फिगर 2.14 ए टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो में पोलोम्यूल की लेबलिंग दिख रही है? कोटिलेडन्स की, हाइपोकोटाइल की, रेडिकल की, रूट कैप की। बताइए क्या आपको एल एस ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास में स्कूटेलम की लेबलिंग दिख रही है? कोलियोप्टाइल की, शूट अपेक्स की, ईपी ब्लास्ट की,
रेडिकल की, रूट कैप की, कोलियोराइजा की। फिर से बताइए, क्या आपको एलएस ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास में स्कूटेलम की लेबलिंग दिख रही है? कोलियोप्टाइल की, शूट अपेक्स की, ईपी ब्लास्ट की, रेडिकल की, रूट कैप की, कोलियोराइजा की। फिर से बताइए, क्या आपको एलएस ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास में स्कूटेलम की लेबलिंग दिख रही है? कोलियोप्टाइल की, शूट अपेक्स की, ईपी ब्लास्ट की, रेडिकल की, रूट कैप की, कोलियोराइजा की। फिर से चलिए अब रिवाइज कीजिए डाइकोट एम्ब्रियो को। बताइए, एक टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो में कितना एम्ब्रियोनल एक्सिस तथा कितना कोटिलीडन होते हैं? जी हाँ, एक टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस तथा दो कोटिलीडन होते हैं। जी हाँ, एक टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस तथा दो कोटिलीडन होते हैं। बताइए, कोटिलीडन के ऊपर एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन क्या कहलाता है? जी हाँ, कोटिलीडन के ऊपर एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन एपिकोटाइल कहलाता है, जो प्लीम्यूल या एस्टेम टिप में टर्मिनेट होती है। जी हाँ, कोटिलीडन के ऊपर एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन एपिकोटाइल कहलाता है, जो प्लीम्यूल या एस्टेम टिप में टर्मिनेट होती है। हाइपोकोटाइल कौन कहलाता है? जी हाँ, कोटिलीडन के नीचे का सिलेंड्रिकल पोर्शन हाइपोकोटाइल कहलाता है, जो रेडिकल या रूट टिप में टर्मिनेट होती है। रूट टिप रूट कैप द्वारा ढकी रहती है। जी हाँ। जी हाँ, कोटिलीडन के नीचे का सिलेंड्रिकल पोर्शन हाइपोकोटाइल कहलाता है, जो रेडिकल या रूट टिप में टर्मिनेट होती है। रूट टिप रूट कैप द्वारा ढकी रहती है। जी हाँ। जी हाँ, कोटिलीडन के नीचे का सिलेंड्रिकल पोर्शन हाइपोकोटाइल कहलाता है, जो रेडिकल या रूट टिप में टर्मिनेट होती है। रूट टिप रूट कैप द्वारा ढकी रहती है। जी हाँ। चलिए अब मोनोकॉट एम्ब्रियो को डिस्कस कर लेते हैं। फिगर 2.14 बी का माइंड कैप्चर कीजिए। इसमें स्कूटेलम, कोलियोप्टाइल, शूट अपेक्स, इपीब्लास्ट, रेडिकल, रूट कैप, कोलियोराइजा को बार बार अपने नोटबुक में लिखिए। बताइए, मोनोकोटिलीडन के एम्ब्रियो में कितना कोटिलीडन होता है? जी हाँ, मोनोकोटिलीडन के एम्ब्रियो में एक ही कोटिलीडन होता है। ग्रास फैमिली में कोटिलीडन को क्या कहते हैं, जो कि एक एम्ब्रियोलर एक्सिस की एक ओर यानी कि लैटरल स्थित होता है? जी हाँ, मोनोकोटिलीडन के एम्ब्रियो में एक ही कोटिलीडन होता है। ग्रास फैमिली में कोटिलीडन को स्क्यूटेलम कहते हैं, जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस की एक ओर यानी कि लैटरल स्थित होता है। जी हाँ, मोनोकोटिलीडन के एम्ब्रियो में एक ही कोटिलीडन होता है। ग्रास फैमिली में कोटिलीडन को स्क्यूटेलम कहते हैं, जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस की एक ओर यानी कि लैटरल स्थित होता है। बताइए, कोलियोराइजा किसको कहते हैं?
जी हाँ, एम्ब्रियोनल एक्सिस की लोअर इंड पर रेडिकल तथा रूट कैप होती है जो अनडिफरेंशिएटेड शीथ से घिरी रहती है। इसी को हम कोलियोराइजा कहते हैं। जी हाँ, एम्ब्रियोनल एक्सिस की लोअर इंड पर रेडिकल तथा रूट कैप होती है जो अनडिफरेंशिएटेड शीथ से घिरी रहती है। इसी को हम कोलियोराइजा कहते हैं। एपिकोटाइल कौन कहलाता है? जी हाँ, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वह भाग जो स्क्यूटेलम के अटैचमेंट से ऊपर होता है एपिकोटाइल कहलाता है। एपिकोटाइल के पास एक शूट अपेक्स तथा कुछ लीफ प्रिमोर्डियम होती है जो हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर से घिरी रहती है, जिसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। जी हाँ, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वह भाग जो स्क्यूटेलम के अटैचमेंट से ऊपर होता है एपिकोटाइल कहलाता है। एपिकोटाइल के पास एक शूट अपेक्स तथा कुछ लीफ प्रिमोर्डियम होती है जो हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर से घिरी रहती है, जिसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। वीट, मेज, पीज, चिक पीज तथा ग्राउंड नट के बीजों को रात भर पानी में रखें, फिर इन सीड्स को छीलें और इसमें एम्ब्रियो तथा सीड के विभिन्न पार्ट्स का अध्ययन करें। रिवाइज कीजिए। 2.4.3 सीड को एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है और इसको हम अक्सर क्या कहते हैं? जी हाँ, एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट सीड है। इसको हम अक्सर फर्टिलाइज ओव्यूल भी कहते हैं। सीड्स फ्रूट के अनदर बनते हैं। जी हाँ, एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट सीड है। इसको हम अक्सर फर्टिलाइज ओव्यूल भी कहते हैं। सीड्स फ्रूट के अनदर बनते हैं। बताइए, एक टिपिकल सीड में क्या क्या होता है? जी हाँ, एक टिपिकल सीड में सीड कोट, कोटिलीडन तथा एम्ब्रियो एक्सिस होता है। जी हाँ, एक टिपिकल सीड में सीड कोट, कोटिलीडन तथा एम्ब्रियो एक्सिस होता है। बताइए, कोटिलीडन्स ऑफ एम्ब्रियो जो कि एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, यह जनरली थिक एंड स्वेलन क्यों होता है? जी हाँ, द कोटिलीडन्स ऑफ द एम्ब्रियो जो कि एक सिंपल स्ट्रक्चर्स होता है, वो जनरली थिक एंड स्वेलन होता है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स एज इन लेग्यूम्स। जी हाँ, द कोटिलीडन्स ऑफ द एम्ब्रियो जो कि एक सिंपल स्ट्रक्चर्स होता है, वो जनरली थिक एंड स्वेलन होता है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स एज इन लेग्यूम्स। बताइए, क्या मैच्योर सीड अल्बुमिनियस तथा नॉन एल्बुमिनियस हो सकते हैं? जी हाँ, मैच्योर सीड अल्बुमिनियस तथा नॉन एल्बुमिनियस हो सकते हैं। जी हाँ, मैच्योर सीड अल्बुमिनियस तथा नॉन एल्बुमिनियस हो सकते हैं। बताइए, किस सीड में इंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है? जी हाँ, नॉन एल्बुमिनियस सीड्स में इंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है। चलिए, नॉन एल्बुमिनियस सीड का दो एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, पी तथा ग्राउंड नट नॉन एल्बुमिनियस सीड का दो एग्जाम्पल है। जी हाँ, पी तथा ग्राउंड नट नॉन एल्बुमिनियस सीड का दो एग्जाम्पल है।
बताइए किस शीड में इंडोस्पर्म बच जाते हैं क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान यह कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाते। जी हाँ, एल्बुमिनियस शीड में इंडोस्पर्म बच जाते हैं क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान यह कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाता है। एल्बुमिनियस सीड के एग्जाम्पल हैं वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, सनफ्लावर। चलिए एल्बुमिनियस सीड के 5 एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, एल्बुमिनियस सीड के 5 एग्जाम्पल वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, सनफ्लावर हैं। जी हाँ, एल्बुमिनियस सीड के 5 एग्जाम्पल वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, सनफ्लावर हैं। बताइए पेरिस्पर्म किसको कहते हैं? जी हाँ, कभी कभार कुछ शेड्स में न्यूसेलस भी बच जाता है। इस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम पेरिस्पर्म कहते हैं। जी हाँ, कभी कभार कुछ शेड्स में न्यूसेलस भी बच जाता है। इस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम पेरिस्पर्म कहते हैं। दो शेड्स का एग्जाम्पल बताइए जिसमें पेरिस्पर्म होता है। जी हाँ, ब्लैक पेपर तथा बीट दो शेड्स हैं जिनमें पेरिस्पर्म होता है। जी हाँ, ब्लैक पेपर तथा बीट दो शेड्स हैं जिनमें पेरिस्पर्म होता है। जी हाँ, ब्लैक पेपर तथा बीट दो शेड्स हैं जिनमें पेरिस्पर्म होता है। बताइए क्या ओवल्स की इन टेगुमेंट्स से हार्ड तथा टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट बनते हैं? जी हाँ, ओवल्स की इन टेगुमेंट से हार्ड तथा टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स बनते हैं। जी हाँ, ओव्यूल्स की इंटेगुमेंट से हार्ड तथा टफ प्रोटेक्टिव शीड कोट्स बनते हैं। माइक्रोपाइल क्या शीड कोट में स्मॉल पोर के रूप में बचा रहता है? जी हाँ, माइक्रोपाइल शीड कोट में स्मॉल पोर के रूप में बचा रहता है। जी हाँ, माइक्रोपाइल शीड कोट में स्मॉल पोर के रूप में बचा रहता है। जब शीड जर्मिनेट होते हैं तो किस से ऑक्सीजन तथा वाटर प्रवेश करते हैं? जी हाँ, जब सीड जर्मिनेट होते हैं तब माइक्रोपाइल से ऑक्सीजन तथा वाटर प्रवेश करते हैं। जी हाँ, जब सीड जर्मिनेट होते हैं तब माइक्रोपाइल से ऑक्सीजन तथा वाटर प्रवेश करते हैं। बताइए क्या जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है वैसे वैसे इसमें वाटर कंटेंट घटता जाता है और यह रिलेटिवली ड्राई हो जाता है, यानी कि लगभग 10 to 15% मॉइस्चर बाई मास। जी हाँ, जैसे जैसे सीड मैच्योर होता जाता है इसमें वाटर कंटेंट घटता जाता है। यह रिलेटिवली ड्राई यानी कि 10 to 15% मॉइस्चर बाई मास हो जाता है। जी हाँ, जैसे जैसे सीड मैच्योर होता जाता है इसमें वाटर कंटेंट घटता जाता है। यह रिलेटिवली ड्राई यानी कि 10 to 15% मॉइस्चर बाई मास हो जाता है। बताइए डोरमेंसी किसको कहते हैं?
जी हाँ, एम्ब्रियो की जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब स्लो हो जाती है तथा एम्ब्रियो एक इनएक्टिव स्टेट में आ जाता है, तब हम इसे डोर्मेंसी कहते हैं। जी हाँ, एम्ब्रियो की जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब स्लो हो जाती है तथा एम्ब्रियो एक इनएक्टिव स्टेट में आ जाता है, तब हम इसे डोर्मेंसी कहते हैं। किस कंडीशन में सीड जर्मिनेट करते हैं? जी हाँ, फेवरेबल कंडीशन में, जैसे कि एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन तथा सूटेबल टेम्परेचर हो तो सीड जर्मिनेट करते हैं। जी हाँ, फेवरेबल कंडीशन में, जैसे कि एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन तथा सूटेबल टेम्परेचर हो तो सीड जर्मिनेट करते हैं। जैसे जैसे ओव्यूल्स सीड में मैच्योर होते हैं, वैसे वैसे ही ओवरी फ्रूट में विकसित हो जाती है। जी हाँ, जैसे जैसे ओव्यूल्स सीड में मैच्योर होते हैं, वैसे ही ओवरी फ्रूट में विकसित हो जाती है। जी हाँ, जैसे जैसे ओव्यूल्स सीड में मैच्योर होते हैं, वैसे ही ओवरी फ्रूट में विकसित हो जाती है। बताइए, क्या ओव्यूल से सीड का बनना और ओवरी से फ्रूट के बनने की दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं? जी हाँ, ओव्यूल से सीड का बनना और ओवरी से फ्रूट के बनने की दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है। जी हाँ, ओव्यूल से सीड का बनना और ओवरी से फ्रूट के बनने की दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है। पेरिकार्प किसको कहते हैं? जी हाँ, ओवरी की वाल से फ्रूट की वाल बन जाती है, इसी को पेरिकार्प कहते हैं। जी हाँ, ओवरी की वाल से फ्रूट की वाल बन जाती है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। फ्लैशी फ्रूट का 3 एग्जाम्पल बताइए तथा ड्राई फ्रूट का 2 एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, फ्लैशी फ्रूट का 3 एग्जाम्पल गावा, ऑरेंज एंड मैंगो है, और ड्राई फ्रूट का 2 एग्जाम्पल ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड है। जी हाँ, फ्लैशी फ्रूट का 3 एग्जाम्पल गावा, ऑरेंज एंड मैंगो है, और ड्राई फ्रूट का 2 एग्जाम्पल ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड है। कई फ्रूट्स में शेड्स के डिस्पर्सल के मैकेनिज्म भी पाई जाती है। अधिकतर प्लांट्स में जिस समय पर फ्रूट ओवरी से डेवलप होते हैं, उसी समय अन्य फ्लोरल पार्ट नष्ट होकर गिर जाते हैं। कुछ स्पीसीज जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशव इत्यादि में थैलेमस से फ्रूट बनते हैं। ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। चलिए, फॉल्स फ्रूट के 3 एग्जाम्पल बताइए, साथ में यह भी बताइए कि इनको फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं। जी हाँ, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और केशव फॉल्स फ्रूट हैं क्योंकि इनमें थैलेमस से फ्रूट बनते हैं। जी हाँ, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और केशव फॉल्स फ्रूट हैं क्योंकि इनमें थैलेमस से फ्रूट बनते हैं। जी हाँ, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और केशव फॉल्स फ्रूट हैं क्योंकि इनमें थैलेमस से फ्रूट बनते हैं। बताइए, ट्रू फ्रूट किसको कहते हैं? जी हाँ, अधिकतर फ्रूट्स जो ओवरी से डेवलप करते हैं, उन्हें
ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। जी हाँ, अधिकतर फ्रूट्स जो ओवरी से डेवलप करते हैं उन्हें ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। लगभग सभी स्पीसीज में फ्रूट फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। जी हाँ, लगभग सभी स्पीसीज में फ्रूट फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज में फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाते हैं। इस बिना फर्टिलाइजेशन के बने फ्रूट को क्या कहते हैं? जी हाँ, कुछ स्पीसीज में फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाते हैं। इन्हें हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बनाना। जी हाँ, कुछ स्पीसीज में फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाते हैं। इन्हें हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बनाना। बताइए, एंजियोस्पर्म को सीड कौन सा एडवांटेज ऑफर करता है? एंजियोस्पर्म में सीड कुछ एडवांटेज ऑफर करता है। पहला, पॉलिनेशन तथा फर्टिलाइजेशन जैसे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस तो वाटर पर डिपेंड नहीं करते, जबकि सीड फॉर्मेशन वाटर पर अधिक डिपेंड होता है। इसके साथ ही सीड्स नए हैबिटेट में डिस्पर्सल के लिए कुछ बेटर एडॉप्टिव स्ट्रेटजीज पाई जाती है, जो स्पीसीज को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करती है। बताइए, क्या सीड्स में पर्याप्त रिजर्व फूड रहता है जो यंग सीडलिंग को नॉरिश करता रहता है जब तक कि वह फोटोसिंथेसिस न करने लगे? जी हाँ, सीड्स में पर्याप्त रिजर्व फूड रहता है जो यंग सीडलिंग को नॉरिश करता रहता है जब तक कि वह फोटोसिंथेसिस न करने लगे। जी हाँ, सीड्स में पर्याप्त रिजर्व फूड रहता है जो यंग सीडलिंग को नॉरिश करता रहता है जब तक कि वह फोटोसिंथेसिस न करने लगे। क्या सीड का हार्ड कोट यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है? जी हाँ, सीड का हार्ड कोट यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होने के कारण ये नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें वेरिएशन का निर्माण होता है। आर यू एग्री विद दिस? और क्या सीड हमारे एग्रीकल्चर का आधार है? जी हाँ, सीड्स में पर्याप्त रिजर्व फूड रहता है जो यंग सीडलिंग को नॉरिश करता है जब तक कि वह फोटोसिंथेसिस न करने लगे। सीड का हार्ड कोट यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होने के कारण ये न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें वेरिएशन का निर्माण होता है। सीड्स हमारे एग्रीकल्चर का आधार है। क्या मैच्योर सीड्स में डिहाइड्रेशन तथा डोरमेंसी का होना सीड्स के स्टोरेज के लिए महत्वपूर्ण है? और क्या इससे यह पूरे वर्ष फूड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है तथा नेक्स्ट सीजन में फसल उगाने के लिए भी क्या प्रयोग किए जाते हैं? जी हाँ, मैच्योर सीड्स में डिहाइड्रेशन तथा डोरमेंसी का होना सीड्स के स्टोरेज के लिए महत्वपूर्ण है। इससे यह पूरे वर्ष फूड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है तथा नेक्स्ट सीजन में फसल उगाने के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं। क्या आप सीड्स की अब्सेंस में एग्रीकल्चर की कल्पना कर सकते हैं, या फिर वह सीड जो तुरंत जर्मिनेट हो जाता है तथा उसको स्टोर नहीं किया जा सकता है? बीज के डिस्पर्सल के पश्चात सीड्स कितने समय तक जीवित रहता है? यह पीरियड भी बहुत अधिक वैरी करता है। कुछ सीड्स अपने वायबिलिटी को कुछ महीने में ही खो देते हैं। अधिकतर स्पीसीज के सीड्स कई सालों तक जीवित रहते हैं।
कुछ शीड तो कई सौ सालों तक जीवित रहते हैं। यहाँ बहुत पुराने जीवित सीड्स के कुछ रिकॉर्ड्स हैं। आर्कटिक टुंड्रा में पाया गया ल्यूपिन लाइपिनस आर्कटिकस का शीड सबसे ओल्ड है। यह शीड 10,000 ईयर की डोरमेंसी के बाद जर्मिनेट हुआ तथा फ्लावर आए। चलिए सबसे पुराने जीवित शीड का एक नाम बताइए। जी हाँ, आर्कटिक टुंड्रा में पाया गया ल्यूपिनस आर्कटिकस का शीड सबसे ओल्ड है। यह शीड 10,000 ईयर की डोरमेंसी के बाद जर्मिनेट हुआ तथा फ्लावर आए। जी हाँ, आर्कटिक टुंड्रा में पाया गया ल्यूपिनस आर्कटिकस का शीड सबसे ओल्ड है। यह शीड 10,000 ईयर की डोरमेंसी के बाद जर्मिनेट हुआ तथा फ्लावर आए। 2,000 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड का नाम बताइए और यह भी बताइए यह किसका है और कहाँ से प्राप्त हुआ है। जी हाँ, 2,000 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड का एग्जाम्पल डेट पाम फोएनिक्स डेक्टाइलिफेरा का है, जो डेड सी के पास किंग हेरोड्स पैलेस की आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन के दौरान खोजा गया था। जी हाँ, 2,000 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड का एग्जाम्पल डेट पाम फोएनिक्स डेक्टाइलिफेरा का है, जो डेड सी के पास किंग हेरोड्स पैलेस की आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन के दौरान खोजा गया था। प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में संक्षिप्त अध्ययन पूरा करने के बाद यह अधिक सार्थक होगा कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स की हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का परिज्ञान निम्नलिखित प्रश्न पूछकर कर लिया जाए। फर्स्ट, एम्ब्रियो शैक में कितने एग प्रेजेंट होते हैं? एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो शैक होते हैं? एक ओवरी में कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? एक ट्री में कितने फ्लावर प्रेजेंट होते हैं? और ऐसे ही क्या आप ऐसे कुछ प्लांट के बारे में सोच सकते हैं जिनकी फ्रूट्स में सीड्स अधिक मात्रा में मिलते हैं? जी हाँ, ऑर्किड प्लांट एक अच्छा उदाहरण है जिसके प्रत्येक फ्रूट में हजारों छोटे छोटे सीड्स पाए जाते हैं। जी हाँ, ऑर्किड प्लांट एक अच्छा उदाहरण है जिसके प्रत्येक फ्रूट में हजारों छोटे छोटे सीड्स पाए जाते हैं। Similar is the case in fruits of some shade of parasitic species such as Orobanche and Astriga. Similar is the case in fruits of some shade of parasitic species such as Orobanche and Astriga. क्या आपने कभी फाइकस का छोटा सा शेड देखा है? कैसे एक छोटे से शेड से इतना बड़ा बरगद का वृक्ष बनता है? फाइकस का प्रत्येक वृक्ष कितने बिलियन सीड प्रोड्यूस करता है? क्या आप कुछ अन्य एग्जाम्पल की कल्पना कर सकते हैं जिसने एक छोटे से बीज से इतना बड़ा बायोमास पैदा किया हो? माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 2.105 ए स्ट्रक्चर ऑफ सम शेड्स का। क्या आपको इसमें कॉटिलेडन्स की लेबलिंग दिख रही है?
माइक्रोपाइल की। क्या आपको इसमें कोटिलेडन्स की लेबलिंग दिख रही है? माइक्रोपाइल की। नेक्स्ट में क्या आपको सिलिकोट की लेबलिंग दिख रही है? इंडोएस्पर्म की। कोटिलिडन की। हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस की। रूट टिप की। शूट एपिकल मेरिस्टेम की। फिर से नेक्स्ट में क्या आपको सिलिकोट की लेबलिंग दिख रही है? इंडोएस्पर्म की। कोटिलिडन की। हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस की। रूट टिप की। शूट एपिकल मेरिस्टेम की। फिर से चलिए अब नेक्स्ट में यह बताइए कि क्या आपको सिलिकोट की लेबलिंग दिख रही है? कोटिलिडन की। शूट एपिकल मेरिस्टेम की। हाइपोकोटाइल एक्सिस की। रूट टिप की। इंडोएस्पर्म की। फिर से चलिए अब नेक्स्ट में यह बताइए कि क्या आपको सिलिकोट की लेबलिंग दिख रही है? कोटिलिडन की। शूट एपिकल मेरिस्टेम की। हाइपोकोटाइल एक्सिस की। रूट टिप की। इंडोएस्पर्म की। फिर से चलिए नेक्स्ट यह बताइए क्या आपको पेरिकार्प की लेबलिंग दिख रही है? इंडोएस्पर्म की। एस्कुटेलम की। कोलियोराइजा की। रेडिकल की। प्लीम्यूल की। कोलियोप्टाइल की। फिर से चलिए नेक्स्ट यह बताइए क्या आपको पेरिकार्प की लेबलिंग दिख रही है? इंडोएस्पर्म की। एस्कुटेलम की। कोलियोराइजा की। रेडिकल की। प्लीम्यूल की। कोलियोप्टाइल की। फिर से चलिए बी फॉल्स फ्रूट्स ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी में क्या आपको एप्पल में थैलेमस की लेबलिंग दिख रही है? शीड की। इंडोकार्प की। मीजोकार्प की। स्ट्रॉबेरी में थैलेमस की। स्ट्रॉबेरी में एकिनी की। फिर से चलिए बी फॉल्स फ्रूट्स ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी में क्या आपको एप्पल में थैलेमस की लेबलिंग दिख रही है? शीड की। इंडोकार्प की। मीजोकार्प की। स्ट्रॉबेरी में थैलेमस की। स्ट्रॉबेरी में एकिनी की। फिर से